हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निर्मल कुमार। वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग एंड मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स की, जिसका कि टॉपिक होगा इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। तो चलिए आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टी होता क्या है। तो वो सभी प्रॉपर्टी जो किसी भी सॉइल को आइडेंटिफाई करने, उसको क्लासीफाई करने में हमारे लिए हेल्पफुल हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल बोलेंगे। ठीक है। ये देखिए बेसिकली दो तरह का होता है, सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टी और सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टी। सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टी में क्या क्या आ जाएंगे, तो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रेन शेप। और अगर हम बात करेंगे सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टी की, तो इसमें क्या क्या आएंगे, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंसिस्टेंसी एंड अटरबर्ग लिमिट, सेंसिटिविटी, थिक्सोट्रॉपी एंड सॉइल एक्टिविटी, और लास्ट में है रिलेटिव डेंसिटी। तो यहाँ जो रिलेटिव डेंसिटी, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रेन शेप है, ये हमारा कोर्स ग्रेन सॉइल का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है। और अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंसिस्टेंसी, सेंसिटिविटी, थिक्सोट्रॉपी एंड एक्टिविटी फाइन ग्रेन सॉइल का प्रॉपर्टी होता है। तो चलिए ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले हम जानेंगे कि कोर्स ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन सॉइल किसको बोलते हैं। ठीक है। तो वो सॉइल जिसका कि साइज 75 माइक्रोन से 80 mm के बीच में हो, उसको हम लोग कोर्स ग्रेन सॉइल बोलते हैं। और अगर उसका किसी भी सॉइल का साइज 75 माइक्रोन से कम हो, तो उसको हम लोग फाइन ग्रेन सॉइल बोलते हैं। तो इस तरह हम पाएंगे कि हमारा कोर्स ग्रेन सॉइल में कौन कौन से आ जाएंगे, सैंड और ग्रेवल आ जाएगा, और फाइन ग्रेन सॉइल में क्या आ जाएगा, सिल्ट और क्ले आ जाएगा। ठीक है। बाकी हमारा जो 80 mm से ज़्यादा जो कोवल्स और बोल्डर होते हैं, तो बेसिकली उसको हम सॉइल कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सीव एनालिसिस। ठीक है। तो सीव एनालिसिस बेसिकली किस में हम लोग करते हैं, तो ये हमारा कोर्स ग्रेन सॉइल में होता है। उसमें भी कि ये दो टाइप होता है, एक कोर्स सीव और दूसरा फाइन सीव। ठीक है। कोर्स सीव किसके लिए होता है, तो वो सभी सॉइल पार्टिकल जो कि 4.75 mm सीव पर रिटेन कर जाए, उसके लिए हम लोग कोर्स सीव करते हैं। और जो उसको पास कर जाए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइन सीव करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सीव एनालिसिस में होता क्या है। ठीक है। तो ये देखिए, आप इस फिगर को क्लियरली देख सकते हैं। इस फिगर में क्या है, इस फिगर में आप क्लियरली इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये हमारा एक सीव एनालिसिस का सेटअप है, जिसमें कि डिफरेंट साइज ओपनिंग के सीव अरेंज किए हुए हैं, और लास्ट में पैन होता है। ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे सॉइल मास को पास कराते हैं, और सॉइल मास क्या होता है कि कहीं इसके ऊपर कुछ रिटेन किया और कुछ पास किया। अब रिटेन कौन किया, पास कौन किया, ये डिपेंड करता है उसकी ओपनिंग पर। तो जब सॉइल साइज जो होगा वो ओपनिंग से बड़ा होगा तो वो रिटेन कर जाएगा, और उससे छोटा होगा तो वो पास कर जाएगा। ठीक है। जैसा कि आप फिगर में क्लियरली देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे ये जो ओपनिंग है वो किस तरह का होता है। ठीक है। तो हमारा ये ओपनिंग है। अब ये ओपनिंग किस तरह का है, तो आईएस सीव है वे स्क्वायर साइज ओपनिंग। मतलब कि जो आईएस सीव हमारा होता है उसकी ओपनिंग किस तरह की होती है, स्क्वायर साइज की होती है, जिसको हम लोग या तो सीव नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर सीव साइज से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे लिए यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो रिटेंड है, रिटेंड परसेंटेज हम उसको निकालते हैं। मान लीजिए हमारा आईएच सीव है, हम इसका क्या निकालना चाहते हैं, परसेंटेज फाइनर देन आईएच सीव निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो जो रिटेंड सॉइल है उसका टोटल परसेंटेज यहाँ तक निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, कम्युलेटिव परसेंटेज रिटेंड अप टू आईएच सीव। ठीक है। तो अगर मुझे परसेंटेज फाइनर देन आईएच सीव चाहिए तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस कम्युलेटिव परसेंटेज रिटेंड अप टू आईएच सीव। ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हम परसेंटेज फाइनर निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए आपका 10% फाइनर है, 30% फाइनर है, 60% फाइनर है, और उसके करेस्पॉन्डिंग साइज दे रखा है। 10% फाइनर पर D10, 30% फाइनर पर D30 और 60% फाइनर पर D60। अब हम यहाँ जो ग्राफ ड्रॉ किए हैं, हमारा वाई एक्सिस पे क्या है, परसेंटेज फाइनर है, और एक्स एक्सिस पे हमारा क्या है, साइज है, लेकिन ये लॉगरिथमिक स्केल में है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि भाई ये लॉगरिथमिक स्केल क्यों यूज करते हैं। तो इसका कारण ये है कि इससे होता क्या है कि हम वाइड रेंज ऑफ पार्टिकल्स को यहाँ इस ग्राफ में हम ले सकते हैं। यही कारण है कि हम इसको लॉग स्केल में लेते हैं। ठीक है। अब ये जानेंगे कि D10 होता क्या है। तो D10 क्या है, तो साइज बिलो विच 10% पार्टिकल्स आर फाइनर देन दिस साइज बाय वेट। ठीक है। उसी तरह D30 क्या है, तो साइज बिलो विच 30% पार्टिकल आर फाइनर देन दिस साइज बाय वेट। उसी तरह D60 क्या हो गया, तो साइज बिलो विच 60% पार्टिकल्स आर फाइनर देन दिस साइज बाय वेट। ठीक है। तो इस तरह हमारा ग्राफ बन जाता है। अब हम बात करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या होता है।
ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU इक्वल्स टू D60/D10 और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू, जिसको CC से रिप्रेजेंट करते हैं, D30²/D60 × D10, ठीक है। तो ये दोनों जो फार्मूले हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके कर्व पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, मतलब कि डिफरेंट सॉइल का डिफरेंट कर्व यहाँ पे दिया हुआ है। ग्राफ हमारा वही है, परसेंटेज फाइनर और लॉगरिथमिक साइज के लिए, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं जो माइल्ड और इंक्लाइंड है, तो इस कर्व को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस कर्व का नाम है आपका वेल ग्रेडेड सॉइल, ठीक है। वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए ये कर्व है। अब वेल ग्रेडेड है, इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, तो इसमें वाइड रेंज ऑफ पार्टिकल्स, जो सॉइल पार्टिकल हैं, सॉइल के डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स इसमें आ जाएंगे, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेल ग्रेडेड बोलते हैं, ठीक है। अब आप इस कर्व को देख सकते हैं, ये क्या है, स्टीप इन नेचर है, ठीक है, स्टीप इन नेचर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड या फिर पुअरली ग्रेडेड सॉइल बोलते हैं, ठीक है। अब इसको यूनिफॉर्मली या पुअरली ग्रेडेड क्यों बोलते हैं, तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स इसमें जो होता है वो सेम साइज़ का होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पुअरली ग्रेडेड बोलते हैं। और ये आप रेड कलर में देख सकते हैं, ये आपका गैप ग्रेडेड, इसको फ्लैट ग्रेडेड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये देखिए यहाँ से ये इंक्लाइंड करते हुए फ्लैट हो जाता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि सर्टेन साइज ऑफ जो पार्टिकल्स हैं वो इसमें मिसिंग है, ठीक है। गैप ग्रेडेड हमारा ये बतलाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफरेंट कर्व को समझे, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम आगे बात करेंगे कुछ और प्रॉपर्टी की। यहाँ पे बात कर रहा है कि फॉर वेल ग्रेडेड सैंड, तो अगर हमारा वेल ग्रेडेड सैंड है तो इसके लिए हमारा प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, वेल ग्रेडेड सैंड की, तो इसकी जो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होगी वो हमेशा क्या होगी, तो वो 6 से ज़्यादा होनी चाहिए। और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का क्या है, तो वो 1 से 3 के बीच में होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी हम उसको क्या बोलेंगे, वेल ग्रेडेड सैंड बोलेंगे। इसी तरह अगर हम बात करेंगे वेल ग्रेडेड ग्रेवल की, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 4 से ज़्यादा होनी चाहिए और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 से 3 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। अब हम उसी तरह बात करेंगे यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल की, तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के लिए हमारा कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 1 होता है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हम लोग क्या किए, सीव एनालिसिस का कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट डिटेल्स को पढ़े हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेडिमेंटेशन एनालिसिस की। तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस क्या होता है, ये 2 टाइप का होता है, एक हाइड्रोमीटर मेथड और दूसरा होता है पिपेट मेथड। ये 2 मेथड से हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं। अब ये जो हमारा सेडिमेंटेशन एनालिसिस है किस पे बेस्ड होता है, तो स्टोक्स लॉ पे बेस्ड होता है, ठीक है। हमारा यहाँ जो डिस्कशन होगा सेडिमेंटेशन एनालिसिस पे नहीं होगा, बस जो हाइड्रोमीटर मेथड है इसके हम करेक्शन को समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे इसके करेक्शंस, तो देखिए ये हमारा हाइड्रोमीटर का रीडिंग दिया हुआ है और हम इसको मेज़र कैसे करते हैं, तो जनरली हमारा मेज़रमेंट कैसे होता है, हम इसको अपर मेनिस्कस से मेज़र करते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में मेरा रीडिंग लोअर मेनिस्कस से होना चाहिए। तो इस तरह से जो हम रीडिंग लेते हैं वो हमारा एक्चुअल से कम आ जाता है। यही कारण है कि जब हम करेक्शन मेनिस्कस करेक्शन का बात करते हैं तो वहाँ पे क्या हमको करेक्शन पॉजिटिव लेना पड़ता है, ठीक है। अगर हम उसी तरह बात करेंगे टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर हमारा क्या हो गया कि जनरली हमारा जो सिंपल होता है सॉइल सस्पेंशन होता है वो 27 डिग्री पे स्टैंडर्डाइज होता है। तो अगर हमारा टेस्ट सैंपल है वहाँ पे 27 डिग्री से वो ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ करेक्शन पॉजिटिव देंगे और कम होगा तो निगेटिव देंगे। लास्ट में हमारा करेक्शन है डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन। तो इसमें क्या होता है कि जब डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट हम सॉइल सस्पेंशन में मिलाते हैं तो वहाँ पे उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज कर जाती है, तो इस कारण हम यहाँ जो करेक्शन लेंगे वो निगेटिव करेक्शन लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ क्ले यानी कि अटरबर्ग लिमिट। देखिए ये जो टॉपिक है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसके एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात कर देंगे कंसिस्टेंसी होता क्या है। तो इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सॉइल अगेंस्ट फोर्स दैट टेंड टू डिफॉर्म द सॉइल मास, यानी कि सॉइल मास को जो डिफॉर्म करने वाला रिस्पॉन्सिबल फोर्स है
उसके अगेंस्ट में जो रेजिस्टिंग फोर्स सॉइल के द्वारा ऑफर किया जाता है उसको हम लोग कंसिस्टेंसी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इनडायरेक्टली इस बात को समझे कि वो क्या बोल रहा है कि रेजिस्टिंग फोर्स बोल रहा है, यानी कि रेजिस्टिंग फोर्स कहीं ना कहीं सॉइल का वो शेयर स्ट्रेंथ ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देख लीजिए, ये जो शेयर स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी पॉइंट को डायरेक्टली हमारा इंजीनियरिंग सर्विस में पूछ चुका है। आगे कहीं भी जो मेन पॉइंट होगा मैं उसके बगल में ये क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछ चुका है इंडिकेट कर दूंगा, ठीक है। ऐसा इसलिए है कि इस पॉइंट का आपको इम्पोर्टेंस समझ में आए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, कंसिस्टेंसी के बारे में और बेसिक डिटेल लेते हैं। तो कंसिस्टेंसी हमारा वाटर कंटेंट से रिलेटेड होता है। होता क्या है कि जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट डिक्रीज और इंक्रीज करते रहते हैं तो वहाँ पे उसकी स्टेजेज चेंज होती रहती है, ठीक है। बेसिकली 4 स्टेज होता है कंसिस्टेंसी में। फर्स्ट होता है आपका लिक्विड स्टेज, फिर प्लास्टिक स्टेज, फिर सेमी सॉलिड स्टेज और लास्ट में सॉलिड स्टेज, ठीक है। अब 2 स्टेज के बीच में हमारा बाउंड्री लिमिट होता है, तो 2 स्टेज के बीच में जो बाउंड्री लिमिट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंसी लिमिट बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 कंसिस्टेंसी लिमिट दे रखे हैं, WL जो कि लिक्विड लिमिट है, WP जो कि प्लास्टिक लिमिट है और WS जो कि श्रिंकेज लिमिट है। उसी तरह हमारा ये एक्स एक्सिस में वाटर कंटेंट रिप्रेजेंट है और वाई एक्सिस में हमारा वॉल्यूम रिप्रेजेंट है। तो वॉल्यूम आप देख लीजिए, अगर हम वॉल्यूम श्रिंकेज लिमिट पर बात करेंगे तो सॉइल मास का जो वॉल्यूम होगा उसको हम लोग VD बोलेंगे। अगर वो प्लास्टिक लिमिट पर होगा तो हम उसके वॉल्यूम को क्या बोलेंगे, VP बोलेंगे। और अगर वॉल्यूम हमारा लिक्विड लिमिट पे होगा तो उसको हम लोग VL बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये ग्राफ ड्रॉ है। आप ये एक चीज़ और देख सकते हैं कि ये हमारा ग्राफ में ये साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे हम यहाँ से नीचे बढ़ रहे हैं हमारा क्या हो रहा है, हमारा ये जो वॉल्यूम है डिक्रीज़ कर रहा है, लेकिन जब श्रिंकेज लिमिट आ रहा है तो यहाँ से ये कॉन्स्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। होता क्या है कि यहाँ पे जो सॉइल है ओरिजिनली वो सुपर सेचुरेशन कंडीशन में है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट घटाते हैं तो उसका क्या होगा, वाइड भी कम होते जाएगा तो वॉल्यूम कम होते जाएगा। लेकिन जब ही यहाँ पे आपका श्रिंकेज लिमिट का कंडीशन आता है तो यहाँ पे वो क्या हो गया, डिग्री ऑफ सेचुरेशन इस पॉइंट पे भी तो वो नहीं होगा, लेकिन इसके बाद अगर हम वाटर कंटेंट को घटाएंगे तो जो वाटर हमारा वाइड में था वो तो रिमूव हो गया वाटर कंटेंट घटाने पर, तो जो जगह बचा वो कौन ले लिया, वो फिर हमारा जो एयर उस जगह को ले लेता है। तो यही कारण है कि यहाँ पे हमारा जो वॉइड्स है अब कम नहीं होता है, वो रिमेन कांस्टेंट ही रहता है, यानी कि ये पार्शियली सेचुरेटेड का कंडीशन है। तो यहाँ पे हमारा वॉइड्स क्या होगा, रिमेन सेम ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम एक एक जो कंसिस्टेंसी लिमिट है उस पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा है लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट बोलते किसको है, ठीक है। तो लिक्विड लिमिट इट इज़ द मिनिमम वाटर कंटेंट, ठीक है, अप टू विच सॉइल हैज़ ए टेंडेंसी टू फ्लो, ठीक है। मतलब कि इस वाटर कंटेंट तक सॉइल का क्या नेचर है कि वो फ्लो करने का टेंडेंसी रखता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज़ द डेट वाटर कंटेंट एट विच कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू प्लास्टिक स्टेज, ठीक है। अब उसी तरह हम बात करेंगे प्लास्टिक लिमिट की। तो प्लास्टिक लिमिट में क्या होता है, तो इसमें हमारा होता है कि जो सॉइल की कंसिस्टेंसी है वो चेंज कर जाती है प्लास्टिक स्टेज टू सेमी सॉलिड स्टेज। उसी तरह अगर हम श्रिंकेज लिमिट का बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा सॉइल की एट दिस वाटर कंटेंट हमारी जो सॉइल की कंसिस्टेंसी है वो सेमी सॉलिड स्टेज टू सॉलिड स्टेज में चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब हम इन सब चीज़ों को डीपली आगे पढ़ेंगे। एक चीज़ और देख लेते हैं जो न्यूमेरिकली हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्लोप। इसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप का हम मैथ में क्या फार्मूला पढ़े हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। बस इस चीज़ को कोरिलेट कर लेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, VL माइनस VP अपॉन WL माइनस WP। उसी तरह VP माइनस VD अपॉन WP माइनस WS, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक करके जितनी भी कंसिस्टेंसी लिमिट है उसको थोड़ा सा और ध्यान से समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे लिक्विड लिमिट की। तो लिक्विड लिमिट में जो मेन प्रॉपर्टी है, जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि चाहे सॉइल कोई भी हो उसमें लिक्विड लिमिट पर वो कुछ अपना नेग्लेजिबल शियर स्ट्रेंथ शो करता है, ठीक है, जिसका कि वैल्यू होता है 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद है कि जो लिक्विड लिमिट है उसको डिटरमाइन कैसे करते हैं, तो उसको डिटरमाइन करने का क्या तरीका है, तो हम कैसेग्रांडे ऑपरेटस यूज करते हैं, ठीक है।
अब कैसाग्रांडे अपरेटस में हम क्या करते हैं, तो इसमें कैसाग्रांडे अपरेटस कप यूज करते हैं और उसमें हम सॉइल को फिल करते हैं पेस्ट बनाकर। अब उसमें 2 mm का एक ग्रूव कट करते हैं और फिर नंबर ऑफ ब्लो देकर उस जो हमारा ग्रूव है उसको क्लोज करते हैं। तो इस तरह से वो जितना नंबर ऑफ ब्लो पे क्लोज हो जाता है वही हमारा क्या होता है, वो हमारा करस्पॉन्डिंग जो हमारा ब्लो होता है N1 होता है। और वो बेसिकली कितना होनी चाहिए कि अगर हमें लिक्विड लिमिट निकालना है तो हमारा वो जो नंबर ऑफ ब्लो है वो 25 होना चाहिए। यहाँ आप ग्राफ में देख सकते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट है उसी को हम लोग लिक्विड लिमिट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ ब्लो ओवर ए रबर पैड, यहाँ देखिए जो रबर पैड है वो थोड़ा सा क्या होता है, स्टैंडर्ड हार्ड रबर पैड होता है, ठीक है। रिक्वायर्ड टू क्लोज द 2 mm ग्रुप 2 इज नोटेड N1 W1% वाटर कंटेंट पे और N2 W2 वाटर कंटेंट पे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या फ्लो इंडेक्स निकल के आता है। फ्लो इंडेक्स क्या होता है, तो इस कर्व का जो स्लोप होगा वही हमारा फ्लो इंडेक्स कहलाता है, ठीक है, जो कि इक्वल होता है W1 माइनस W2 अपॉन लॉग बेस 10 N2 माइनस लॉग बेस 10 N1, ठीक है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फ्लो इंडेक्स है, अगर इसको हम सेंटेंस के फॉर्म में बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, तो इट इज़ द रेट ऑफ लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ विथ इंक्रीज इन वाटर कंटेंट। जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट इंक्रीज करेंगे तो हमारा इसका जो शियर स्ट्रेंथ क्या होगा, उसका लॉस होगा। यहाँ हमारा एन क्या आ रहा है, शियर स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे रिलेशन है यहाँ से समझ सकते हैं, जैसे कि अगर हम नंबर ऑफ ब्लो कम करते हैं तो हमारा फ्लो इंडेक्स इंक्रीज करने लगता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि अगर रबर पैड की जगह हम स्टील पैड यूज करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो वहाँ नंबर ऑफ ब्लो होगा वो कम हो जाएगा ना, कमी नंबर ऑफ ब्लो में उतना एनर्जी डिसिपेट हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें हमारा फिर क्या, अगर ये कम हुआ तो IF इंक्रीज कर जाएगा। फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि यहाँ आप जो स्टैंडर्ड हार्ड रबर पैड यूज कर रहे हो वहाँ पे अगर सॉफ्ट रबर पैड यूज करोगे तो क्या होगा। तो वहाँ पे देखिए, अगर हम सॉफ्ट रबर पैड का बात करेंगे तो वहाँ जो एनर्जी डिसिपेशन होगा, मतलब एनर्जी ट्रांसमिटेड टू सॉइल होगा, वो बहुत कम होगा, ठीक है। अगर एनर्जी ट्रांसमिशन कम हो रहा है तो फिर उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा किस पे, तो सॉइल में वाटर कंटेंट को ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हमारा जो 25 नंबर ऑफ ब्लो पे क्या हो जाए, ग्रुप क्लोज हो जाए, ठीक है। तो यानी कि इसमें हमारा क्या वाटर कंटेंट इंक्रीज हो रहा है ना, तो यही कारण है कि उस कंडीशन में हमारा लिक्विड लिमिट जो होगा वो उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफरेंट के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं होता है, आपको एक एक चीज़ को ध्यान से समझना है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं प्लास्टिक लिमिट पर। प्लास्टिक लिमिट किसको बोलेंगे, तो वाटर कंटेंट एट विच सॉइल बिगिन टू क्रम्बल व्हेन रोल्ड इनटू 3 mm थ्रेड। जब हम 3 mm का थ्रेड बनाते हैं तो वाटर कंटेंट का वो वैल्यू जिस पे अगर हम 3 mm का थ्रेड बनाते हैं तो उस पर क्या होगा, वो क्रैक करना, क्रम्बल करना स्टार्ट कर देता है। तो हम लोग उस पर्टिकुलर वाटर कंटेंट को क्या बोलेंगे, प्लास्टिक लिमिट बोलेंगे, ठीक है। अब ये किस पर डिपेंड करता है, तो ये हमारा टाइप्स और अमाउंट ऑफ क्ले मिनरल्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। क्ले मिनरल्स क्या होता है, जैसे कि आपका होता है मोंटमोरिलोनाइट, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं श्रिंकेज लिमिट की। श्रिंकेज लिमिट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो श्रिंकेज लिमिट के बारे में है कि अ स्टेज व्हेन डिक्रीज इन वाटर कंटेंट, हमारा वॉल्यूम क्या होना चाहिए, रिमेन सेम होना चाहिए। मतलब कि अगर श्रिंकेज लिमिट के बाद भी अगर वाटर कंटेंट को घटाते रहते हैं तो हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होता, वो रिमेन सेम रहता है। मैंने बताया था कि जो वाटर आप घटा रहे हो ना उसको कौन फिल कर लेगा, उसको एयर फिल कर लेगा, तो वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन की। तो ये स्मॉलेस्ट वाटर कंटेंट है जिसपे डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 होगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो सुपर सेचुरेशन कंडीशन है ना, तो वो तो S1 होगा ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ओरिजिनल सॉइल है और फिर सॉइल एट श्रिंकेज लिमिट है। तो ओरिजिनल सॉइल पे मैंने बताया कि सुपर सेचुरेशन का कंडीशन है और श्रिंकेज लिमिट पे भी डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 है। तो ओरिजिनल सॉइल के लिए वॉल्यूम कितना है, V1, उसका वेट कितना है, W1, और वाटर कंटेंट क्या है, तो स्मॉल w1, ठीक है। उसी तरह सॉइल एट श्रिंकेज लिमिट पे उसका वॉल्यूम क्या है, VD, वेट कितना है, WD, और उसका जो वाटर कंटेंट है स्मॉल ws, ठीक है। तो मुझे अब निकालना है श्रिंकेज लिमिट।
तो श्रिंकेज लिमिट कैसे निकालेंगे? तो श्रिंकेज लिमिट होगा आपका स्मॉल डब्ल्यू एस इक्वल्स टू स्मॉल W1 माइनस V1 माइनस VD इंटू गामा W अपॉन गामा डी, ठीक है। तो ये फार्मूला कैसे हुआ? तो स्टार्टिंग में देखिए हमें क्या निकालना है, ये श्रिंकेज लिमिट। तो ये श्रिंकेज लिमिट क्या होगा? स्टार्टिंग का जो वाटर कंटेंट होगा माइनस करेंगे जितना भी वाटर डिक्रीज किया। तो वाटर कितना डिक्रीज किया? स्टार्टिंग में वॉल्यूम V1 था, अभी VD हो गया, तो V1 माइनस VD टोटल डिक्रीज इन वॉल्यूम हो गया। अगर उसमें हम यूनिट वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा वो क्या निकल के आ जाएगा? कितना हमारा वाटर कम हुआ है, ठीक है। तो जितना कम हुआ है टोटल में से निकाल लेंगे। तो इतना वाटर कम हुआ डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ सॉइल सॉलिड है, ठीक है। टोटल वेट ऑफ सॉइल सॉलिड तो इतना ही होगा, तो वो तो हमेशा रिमेन सेम रहेगा। तो यहाँ से हमारा डिक्रीज इन वाटर कंटेंट निकल के आ जाएगा। तो टोटल हमारा श्रिंकेज लिमिट कैसे निकलेगा? टोटल वाटर कंटेंट माइनस डिक्रीज इन वाटर कंटेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं श्रिंकेज रेशियो की। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंस है, ये साइड में इंजीनियरिंग सर्विस में पूछ चुका है, ये ऐसा मैंने इंडिकेशन कर दिया है, ठीक है। ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा, बस इसका एक ही मतलब है कि इसका इंपॉर्टेंस को मुझे बताना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं श्रिंकेज रेशियो की। श्रिंकेज रेशियो किसको बोलेंगे? तो इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू ड्राई वॉल्यूम इन परसेंटेज टू चेंज इन वाटर कंटेंट, ठीक है। इसको ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा श्रिंकेज रेशियो हुआ, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम इसको क्या बोलते हैं? इट इज़ द रेशियो ऑफ ड्राई यूनिट वेट टू यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। तो हम इस चीज़ को दोनों तरफ से याद रखेंगे क्योंकि दोनों तरफ से एग्जाम में पूछ लेता है। अब हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज की। वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज क्या होता है? V1 माइनस VD अपॉन VD इंटू 100, ठीक है। एक और फार्मूला है श्रिंकेज लिमिट की। श्रिंकेज लिमिट इक्वल्स टू 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन G, यानी कि 1 अपॉन श्रिंकेज रेशियो माइनस 1 अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्लास्टिसिटी इंडेक्स की। प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता क्या है? तो ये रेंज ऑफ वाटर कंटेंट इन विच सॉइल एग्जिबिट्स प्लास्टिसिटी और प्लास्टिक स्टेज, मतलब कि वाटर कंटेंट का वो रेंज जिसमें कि हमारा सॉइल किस तरह की प्रॉपर्टी शो करे, वो प्लास्टिक स्टेज शो करे और प्लास्टिक नेचर की प्रॉपर्टी शो करे, ठीक है। होता क्या है? तो IP इक्वल्स टू WL माइनस WP, मतलब कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है? लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो कोर्स ग्रेन सॉइल का अगर बात करेंगे तो वहाँ कोई प्लास्टिक जोन नहीं होता है, यानी कि आपका जो WL है वो टेंड करता है WP को, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया? हमारा IP 0 निकल के आएगा। अगर बात करते हैं कि अगर प्लास्टिक लिमिट लिक्विड लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? तो अगर ऐसा कभी कंडीशन हो तो हमारा वो वैल्यू क्या होगा? निगेटिव होगा? नहीं, निगेटिव नहीं होता है। हम लोग उसको क्या करते हैं? 0 ही ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करेंगे श्रिंकेज इंडेक्स की। तो श्रिंकेज इंडेक्स क्या होता है? तो वो हमारा वाटर कंटेंट का वो रेंज जो कि सॉइल को सेमी सॉलिड स्टेज रिप्रेजेंट करे, ठीक है। IS होता क्या है? तो WP माइनस WS, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे कंसिस्टेंसी इंडेक्स की और लिक्विडिटी इंडेक्स की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स की, जिसको कि IC से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है? तो इट इज़ द डिफरेंस ऑफ लिक्विड लिमिट एंड नेचुरल वाटर कंटेंट टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स को दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? तो WL माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट अपॉन यहाँ WP का वैल्यू डाल देंगे तो WL माइनस WP, ठीक है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। देखिए एग्ज़ाम में पूछ चुका है, गेट में भी और ES में भी। अब ये चीज़ भले ही आपके लिए आसान हो, लेकिन अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोई चीज़ें आसान नहीं होती है, ठीक है। वहाँ डिपेंड ये करता है कि आप उस चीज़ को सही कर पाए या नहीं। इसलिए आपको अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लगे उसको भी याद रखिए और जो आसान लगे उसको भी याद रखिए। एग्ज़ाम में दोनों चीज़ों का इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे लिक्विडिटी इंडेक्स की। लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है? तो ये होता है आपका इट इज़ द डिफरेंस ऑफ क्या? तो नेचुरल वाटर कंटेंट एंड प्लास्टिक लिमिट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर याद करने का तरीका यहाँ पे कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स दोनों
एक तरह का है, तो हम इसको ऐसे याद कर लेंगे कि अगर लिक्विडिटी इंडेक्स है तो वहाँ WL की जगह नेचुरल वाटर कंटेंट आ जाएगा। अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स है तो वहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, वहाँ पे WL की जगह WL ही रखेंगे और लिक्विडिटी इंडेक्स में WL की जगह हम नेचुरल वाटर कंटेंट लिख देंगे, बाकी एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब दोनों का वैल्यू का बात करते हैं तो हमारा कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स दोनों का वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लिक्विडिटी इंडेक्स का जो वैल्यू है वो निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं सॉलिड स्टेज और सेमी सॉलिड स्टेज में क्या है, लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू 0 से कम है, 0 से कम यानी कि निगेटिव। तो ये चीज़ को देखिए, आपका इसका वैल्यू को और इसके स्टेज को, इस चीज़ को मिला के हमारा इंजीनियरिंग सर्विस में इस तरह के क्वेश्चन पूछ चुके हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कि इसकी वैल्यू के आधार पर इसकी कंसिस्टेंसी स्टेज को समझना है। तो अगर हमारा जो लिक्विडिटी इंडेक्स है उसका वैल्यू अगर 0 से कम होगा तो किस किस स्टेज को रिप्रेजेंट करेगा, सॉलिड स्टेज को और सेमी सॉलिड स्टेज को रिप्रेजेंट करेगा। और इसका अगर वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा तो ये प्लास्टिक स्टेज को रिप्रेजेंट करेगा, और 1 से ज़्यादा होगा तो लिक्विड स्टेज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और अगर हम प्लास्टिक स्टेज को और डीपली समझते हैं तो अगर इसका वैल्यू 0 से 0.25 के बीच में होगा तो स्टीफ, 0.25 से 0.5 होगा तो मीडियम स्टीफ, 0.5 से 0.75 होगा तो सॉफ्ट, और 0.75 से 1 होगा तो वेरी सॉफ्ट। ठीक है, आप इस टेबल को याद कर लेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स किसको बोलेंगे, तो IP अपॉन IF, मतलब कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन में फ्लो इंडेक्स। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या होता है, तो इसका वैल्यू 0 से 3 के बीच में होता है। अगर इसका वैल्यू 1 से कम हो जाए तो ये क्या हो गया, ये रिप्रेजेंट करेगा कि सॉइल हमारा इजीली क्रस्ट होगा। ठीक है, इजीली क्रस्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। अब हम इसके बाद बात करेंगे सेंसिटिविटी की। तो सेंसिटिविटी का क्या इंपॉर्टेंस है, इसको समझते हुए हम पहले ये जानेंगे कि जो कंसिस्टेंसी चेंज होता है वो किसके किसके कारण होता है। तो कंसिस्टेंसी चेंज अभी तक हमने यही समझा कि जब हम वाटर कंटेंट को चेंज कर रहे थे तो हमारा क्या हो रहा था, कंसिस्टेंसी अब जो सॉइल है वो चेंज कर जा रहा था। लेकिन अगर वाटर कंटेंट सेम रहे तब क्या कंसिस्टेंसी चेंज होगा, हाँ चेंज होगा। कब, रिमोल्डिंग के कंडीशन में। ठीक है, होता क्या है कि जब रिमोल्डिंग हम करते हैं, यानी कि जब सॉइल के साथ कोई छेड़खानी करते हैं तो उसमें क्या होता है कि शियर स्ट्रेंथ का लॉस हो जाता है। ठीक है, उस केस में हमारा कंसिस्टेंसी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब लॉस किस तरह से होगा, तो या तो सॉइल सॉलिड्स का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा या फिर जो सॉइल मास में एडजॉर्ब वाटर होता है उसके ओरिएंटेशन में चेंज हो जाएगा। दोनों केसेस में हमारा क्या हो गया, शियर स्ट्रेंथ जो सॉइल का होगा वो उसका लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो अनडिस्टर्ब जो सॉइल मास था उसका जो स्ट्रेंथ होगा और जो रिमोल्डेड स्टेट में जो सॉइल मास होगा दोनों में फ़र्क आ जाएगा। रिमोल्डेड में हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सेंसिटिविटी निकालते हैं। सेंसिटिविटी इक्वल्स टू क्या होता है, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब सॉइल टू अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रिमोल्डेड सॉइल। ठीक है, अब अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, तो यहाँ सिर्फ आप इतना ही समझिए कि ये अप्लाइड लोड अपॉन एरिया होता है। ठीक है, इसके बारे में हम बेसिक जो डिटेल स्टडी करेंगे वो हम शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल में ही कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह हमारा जो सेंसिटिविटी होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके वैल्यू को देख लेते हैं। अगर सेंसिटिविटी का वैल्यू 1 से 4 के बीच में होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल सॉइल बोलेंगे। ठीक है, और अगर सेंसिटिविटी 4 से 8 के बीच में होगा तो सेंसिटिव, 8 से 15 होगा तो एक्स्ट्रा सेंसिटिव, अगर 15 से ज़्यादा होगा तो क्विक सेंसिटिव, जिसको कि अनस्टेबल भी बोलते हैं। ठीक है, मरीन क्लेम इसका एक एग्जाम्पल है। अब देखिए इस चीज़ को डायरेक्टली हमारा IAS में पूछ चुका है। इसके बाद आता है थिक्सोट्रॉपी। ये क्या होता है, तो प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल ड्यू टू विच लॉस इन शियर स्ट्रेंथ ड्यू टू रिमोल्डिंग एट अनअल्टर्ड वाटर कंटेंट में बी रीगेन्ड। मतलब कि जो रिमोल्डिंग के दौरान एट सेम वाटर कंटेंट पे जो हमारा शियर स्ट्रेंथ का लॉस होता है, ठीक है, उसमें अगर हम कुछ टाइम के लिए सॉइल को छोड़ देंगे तो वो क्या होता है कि अपने आप उस स्ट्रेंथ को रिगेन करने की कोशिश करती है। तो ये जो सॉइल की प्रॉपर्टी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थिक्सोट्रॉपी बोलते हैं। अब देखिए ये कितना आसान है और इस चीज़ को अभी करंट इंजीनियरिंग सर्विस 2019 में पूछ चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्टिविटी ऑफ सॉइल की। तो एक्टिविटी क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू परसेंटेज क्ले। ठीक है, अब हमारा एक्टिविटी किस पे डिपेंड किया, तो प्लास्टिसिटी और
क्ले पे डिपेंड किया, तो प्लास्टिसिटी पे डिपेंड किया, तो प्लास्टिसिटी किस पे डिपेंड करता है, तो वो क्ले मिनरल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर वैल्यू का बात करेंगे तो वैल्यू हमारा क्या हो गया, तो 0.75 से कम होगा तो इनएक्टिव, अगर 0.75 से 1.25 के बीच में होगा तो नॉर्मल, और 1.25 से ज़्यादा होगा तो हम लोग उसको एक्टिव कैटेगरी में रखेंगे। अब इसके बाद अगर देखेंगे कि हाई, अगर एक्टिविटी इंक्रीज करेंगे तो उस पर सॉइल पर क्या असर होगा, तो अगर किसी भी सॉइल की एक्टिविटी ज़्यादा होगी इसकी मतलब वो क्या होगा, हाईली कंप्रेसिबल होगा। हाईली कंप्रेसिबल होगा तो क्या इसको हम फाउंडेशन वर्क में यूज कर सकते हैं, नहीं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर जहाँ पे हमारा लार्जर वॉल्यूम चेंज होने की कंडीशन है वहाँ हम फाउंडेशन में कभी भी इस तरह की सॉइल को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में। तो इस तरह से हमारा जो इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल है इससे रिलेटेड जो भी हमारा बेसिक थ्योरी था उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस पर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन विच स्टेट ऑफ सॉइल इज श्रिंकेज लिमिट कॉन्सेप्चुअलाइज, मतलब कि जो श्रिंकेज लिमिट होता है उस वो किसका बाउंड्री स्टेट है, तो वो है आपका सेमी सॉलिड एंड सॉलिड स्टेट। इस चीज़ को हम लोग कंसिस्टेंसी में अच्छी तरह से पढ़े हैं, आपको याद होगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आसान है लेकिन IAS 2010 में पूछ चुका है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज एक्टिविटी ऑफ सॉइल डिपेंड, एक्टिविटी ऑफ सॉइल किस पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले ये एक्टिविटी होता क्या है, तो IP अपॉन परसेंटेज क्ले, यानी कि IP प्लास्टिसिटी, और प्लास्टिसिटी डिपेंड किया मिनरल्स प्रेजेंट पे, और उसके बाद क्ले कंटेंट पे। तो ये तीनों चीज़ें आपको क्या होंगी, इसमें आ जाएंगी। तो 1 2 3 हमारा राइट ऑप्शन होगा, तो ये किस में, ए में है, तो ये हमारा राइट निकल के आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए फोर्थ ऑप्शन में सिल्ट कंटेंट दे रखा है, तो क्या एक्टिविटी में कहीं सिल्ट कंटेंट का जिक्र है, नहीं, तो हमारा जो फोर्थ है ये जहाँ जहाँ जिस ऑप्शन में होगा वो तो हमारा राइट आंसर नहीं होगा। देखिए डी में भी है, सी में भी है, बी में है, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएंगे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ए। तो इस तरह से हमारा ए निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ सॉइल इज ड्राइड बियॉन्ड इट्स श्रिंकेज लिमिट इट विल शो व्हाट, तो अगर हम सॉइल को ड्राई करेंगे यानी कि उसके वाटर कंटेंट को डिक्रीज करेंगे श्रिंकेज लिमिट से, तो उसका क्या होगा, उस पर क्या इफेक्ट होगा, तो नो वॉल्यूम चेंज होगा। इस तरह का डिस्कशन बार बार हो चुका है। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि व्हाट इज कॉज्ड बाय द एडिशन ऑफ कोर्स पार्टिकल्स लाइक सैंड और सिल्ट टू क्ले, अगर हम किसी क्ले में सैंड और सिल्ट को मिक्स कर देंगे तो हमारा लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स पे क्या असर होगा, तो ये डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अगर ये इसका रिवर्स बात करेंगे कि अगर किसी सॉइल में अगर हम क्ले पार्टिकल्स या फिर ऑर्गेनिक क्ले यूज करते हैं तो वहाँ पे उसकी लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स में क्या इफेक्ट होगा, तो वहाँ पे हमारा जो लिक्विडिटी इंडेक्स और प्लास्टिसिटी इंडेक्स उस सॉइल की क्ले मिलाने के बाद इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, कैसे ग्राइंडर लिमिट लिक्विड लिमिट डिवाइस गिव्स रिलेशनशिप वाटर कंटेंट इक्वल्स टू 20 माइनस लॉग बेस 10 n, तो आपको यहाँ पे लिक्विड लिमिट निकालना है। तो ये तो हम लोगों को पता है कि लिक्विड लिमिट कितना नंबर ऑफ ब्लो पे निकलता है, तो 25 नंबर ऑफ ब्लो पे निकलता है। यहाँ हम n की जगह 25 पुट कर देंगे और इस तरह से हमारा कितना हो जाएगा, 25 की जगह हम 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और 5 का स्क्वायर ये क्या हो गया, इस लॉ का प्रॉपर्टी होता है कि 2 इधर आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम 5 को क्या करेंगे, 10/2 कर देंगे, तो 10/2 कर देंगे तो क्या होगा, लॉग बेस 10 माइनस लॉग 10 बेस 2, तो इस तरह से लॉग 2 का वैल्यू पुट कर लेंगे 0.301, और लास्ट में हमारा आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 18.6%। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, द अटरबर्ग लिमिट ऑफ ए क्ले आर 38%, 27%, 24.5% एंड इट्स नेचुरल वाटर कंटेंट इज 30%, द क्ले स्टेट इज, यहाँ पे आपको क्ले की स्टेट बताना है। तो हम लिक्विडिटी इंडेक्स निकाल लेंगे और उसके जो वैल्यू के हिसाब से, टेबल तो मुझे पता है तो हम आराम से इस आंसर को दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिक्विडिटी इंडेक्स निकालेंगे। लिक्विडिटी इंडेक्स होता क्या है, तो WN माइनस WP अपॉन WL माइनस WP, वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना निकला, 0.272, यानी कि ये किसके बीच में है, 0 से 1 के बीच में है, तो कौन सा स्टेट होगा, प्लास्टिक स्टेट होगा। अगर इसको और डीपली क्लासीफाई करेंगे तो ये किसके बीच में है, तो ये 0.25 से 0.5 के बीच में है, और उस चीज़ को हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, तो ये मीडियम स्टिफ है, ठीक है। आप दोनों तरह से आंसर दे सकते हैं।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अ फाइन ग्रेन्ड सॉइल हैज़ ए 60% सिल्ट कंटेंट, द सॉइल बिहेव एज ए सेमी सॉलिड व्हेन वाटर कंटेंट इज बिटवीन 15% एंड 28%। मतलब कि ये सेमी सॉलिड स्टेट का बात कर रहा है, तो ये आपका क्या होगा? श्रिंकेज लिमिट होगा, और ये क्या होगा? प्लास्टिक लिमिट होगा। मतलब कि प्लास्टिक लिमिट मेरा 28% आया। फिर बोल रहा है कि द सॉइल बिहेव फ्लूइड लाइक व्हेन वाटर कंटेंट 40%, मतलब कि WL कितना होगा? 40%। तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी निकालना है। एक्टिविटी होता है क्या है? तो एक्टिविटी आपका होता है IP अपॉन परसेंटेज क्ले। तो IP कैसे निकालेंगे? तो IP इक्वल्स टू WL माइनस WP, ठीक है। तो WL का वैल्यू 40 और WP का वैल्यू 28, तो यहाँ से 12% निकल गया। अब हम बात करते हैं परसेंटेज क्ले की। तो यहाँ दे रखा है कि फाइन ग्रेन सॉइल हैज़ ए 60% सिल्ट कंटेंट। तो फाइन ग्रेन सॉइल में क्या क्या होता है? क्ले और सिल्ट होता है। सिल्ट दे रखा है तो क्ले कितना होगा? 100 में से घटा लेंगे, 100 माइनस 60 इक्वल्स टू क्या हो गया आपका? इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 40%, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इसको वैल्यू पुट कर लेंगे और एक्टिविटी हमारा निकल के कितना आ जाएगा? 0.3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको राइट स्टेटमेंट कौन सा होगा वो करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करके बताना है, ठीक है। अब हर एक स्टेटमेंट इसमें जो दे रखा है, इसमें इस तरह का हर एक स्टेटमेंट का क्वेश्चंस भी हम लोग पहले भी देख चुके हैं। बाकी जो नया चीज़ होगा उसको हम लोग देख लेंगे। चलिए स्टेटमेंट 1 को देखते हैं कि व्हेन अ सॉइल सैंपल इज ड्राइड बियॉन्ड इट्स श्रिंकेज लिमिट, वॉल्यूम ऑफ सॉइल स्लोली डिक्रीजेज। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। जब हम सॉइल को श्रिंकेज लिमिट से नीचे मतलब ड्राई करते हैं, यानी कि श्रिंकेज लिमिट से कम वाटर कंटेंट करते हैं, तो क्या वॉल्यूम होता है? वॉल्यूम तो रिमेन सेम रहेगा ना। तो यहाँ स्लोली डिक्रीज करने की बात कर रही है, तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अगर हम स्टेटमेंट 2 का बात करते हैं तो ये बोल रहा है कि जो प्लास्टिक लिमिट होता है वो लोअर देन लिक्विड लिमिट होता है फॉर एनी सॉइल। सही है, एग्जैक्टली सही है। किसी भी सॉइल के केस में ये होता है कि कभी भी जो लिक्विड लिमिट है वो प्लास्टिक लिमिट से ज़्यादा होगा, और कभी भी जो प्लास्टिक लिमिट है वो श्रिंकेज लिमिट से ज़्यादा होगा। और इस तरह का स्टेटमेंट आपको गेट में डायरेक्टली पूछ चुका है, ठीक है। और देखिए ये इसमें यहाँ आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा है। अब स्टेटमेंट 3 को अगर देखेंगे तो ये क्या है कि एट लिक्विड लिमिट द सॉइल बिहेव लाइक अ लिक्विड एंड पोजेजेज नो शियर स्ट्रेंथ एट ऑल। रॉन्ग है, क्योंकि वो मिनिमम 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो शो करता ही है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया ना। अगर हम फोर्थ स्टेटमेंट का बात करेंगे तो व्हेन सब्जेक्टेड टू ड्राइंग the volume of soil remain unchanged once the water content of soil goes below its shrinkage limit। तो श्रिंकेज लिमिट से अगर वाटर कंटेंट कम करते हैं तो हमारा वॉल्यूम क्या होता है? रिमेन अनचेंज होता है। एग्जैक्टली राइट है। तो यहाँ से आपका 4 और 2 स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। देख लीजिए 2 और 4 कहाँ है? डी में है, तो डी आपका राइट आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? तो इसमें आपको प्लास्टिक लिमिट दे रखा है 30%, लिक्विड लिमिट दे रखा है 42%। फिर इसके बाद है परसेंटेज वॉल्यूम चेंज फ्रॉम लिक्विड लिमिट टू ड्राई स्टेट इज 35%। यानी कि आपका जो यहाँ दे रखा है कि जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है लिक्विड स्टेट से ड्राई स्टेट में, मतलब कि VL माइनस VD कितना दे रखा है? तो 35% ऑफ ड्राई वॉल्यूम है। 35% ऑफ ड्राई वॉल्यूम है, मतलब 0.35 ऑफ VD। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? VL इक्वल्स टू 1.35 ऑफ VD। उसी तरह दे रखा है कि सिमिलरली द परसेंटेज वॉल्यूम चेंज फ्रॉम प्लास्टिक लिमिट टू ड्राई स्टेट इज 22%, ठीक है। यानी कि जिसका वॉल्यूम है प्लास्टिक स्टेज टू ड्राई स्टेज वो कितना है? तो 22% ऑफ VD है। तो इसको हम लोग 0.22 VD लिख लेंगे। तो यहाँ से आपका VP कितना निकल गया? 1.22 VD, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हमको निकालना क्या है? तो द श्रिंकेज रेशियो विल बी व्हाट? श्रिंकेज रेशियो आपको निकालना है, जो कि देखिए करंट का क्वेश्चन है इंजीनियरिंग सर्विस 2019 का। तो हमारा श्रिंकेज रेशियो होता क्या है? तो V1 माइनस V2 अपॉन VD इंटू 100 अपॉन W1 माइनस W2। तो V1 की जगह यहाँ पे क्या आपका आएगा? VL आएगा, और V2 की जगह क्या आएगा? VP आएगा। उसके करस्पॉन्डिंगली क्या हो जाएगा? W1 की जगह WL और W2 की जगह WP। सबका वैल्यू पुट कर लेंगे तो यहाँ से आपका क्या आंसर निकल के आएगा? देखिए ये VD के फॉर्म में होगा ना VL, और VP भी VD के फॉर्म में होगा। VD कैंसिल आउट हो जाएगा और लास्ट में आपका आंसर निकल गया 1.08, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1.1 होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। इसमें आपको स्टेटमेंट दे रखा है और राइट स्टेटमेंट आपको बताना है। पहला है कि द कंस्पिकुअस ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ ए ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इंडिकेट ए मिक्सचर ऑफ सॉइल फ्रॉम 2 डिफरेंट लेयर। सही है।
जब किसी भी कर्व में कंस्पिकुअस ब्रेक होता है तो क्या इंडिकेट करेगा, वो आपको दो डिफरेंट क्या करेगा कि मिक्सचर ऑफ सॉइल फ्रॉम टू डिफरेंट लेयर, दो डिफरेंट लेयर के सॉइल को इंडिकेट करेगा। अगर हम स्टेटमेंट 2 का बात करेंगे तो स्टीप ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इंडिकेट प्रिवेलेंस ऑफ नियरली यूनिफॉर्म ग्रेन साइज। सही है। अगर हम स्टीप नेचर का जो कर्व होता था उसमें क्या होता था कि मोस्ट ऑफ द सॉइल पार्टिकल सेम साइज का होता था ना, तो क्या आएगा, यूनिफॉर्म ग्रेन साइज को ही रिप्रेजेंट करेगा। ये तो ए राइट स्टेटमेंट हो गया, फर्स्ट भी राइट है। थर्ड स्टेटमेंट का अगर बात करेंगे तो अ फ्लैट ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इंडिकेट सर्टेन रेंज ऑफ मिसिंग ग्रेन साइज। फ्लैट ग्रेन, ये गैप ग्रेन का बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जब डिस्कस किए थे तो वहाँ बात हुआ था कि ये फ्लैट जो होता है वो क्या इंडिकेट करता है कि सर्टेन साइज ऑफ जो पार्टिकल्स हैं वो मिसिंग है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इस तरह से यहाँ तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। देख लेंगे कहाँ पे है, ए में है 1 2 3, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है। इसमें है कि आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि बेस्ड ऑन द ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस D10 D30 D60 आपको दिया हुआ है और आपको बताना है कि IS कोड के हिसाब से कि किस टाइप का सॉइल है। तो इस तरह के क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होता है, D60 अपॉन D10, वैल्यू पुट कर लेंगे, आंसर कितना आएगा 1.78। ठीक है, ये क्या 6 से ज़्यादा है, 6 से कम है ना, तो 6 से कम है। अगर बात करेंगे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की तो क्या होगा, D30 स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10, वैल्यू पुट कर लेंगे तो यहाँ से हमारा CC कितना निकल जाएगा 0.95। अब देखिए ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या, ये 1 से 3 के बीच में है, नहीं है। तो इस तरह से हमारा CU का भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है और CC का भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं रहा है। तो इस तरह से हम क्या बोलेंगे कि हमारा सॉइल किस तरह का होगा, ये सॉइल हमारा पुअरली ग्रेडेड होगा। लेकिन अगर यही 6 से ज़्यादा होता तो क्या होता, तो उस केस में चूंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब कि अगर CC 1 से 3 के बीच में हो जाता और CU 6 के से ज़्यादा हो जाता तो उस केस में हमारा सॉइल जो होता था वेल ग्रेडेड सॉइल सैंड हो सकता था। लेकिन पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, सॉइल इज पुअरली ग्रेडेड सैंड। ठीक से हम लोगों ने जो इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल है उससे रिलेटेड थ्योरी डिस्कस किया, उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है जो कि IAS इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम, फिर गेट या फिर SSC JEE में पूछ चुका है, उसको हम लोगों ने एक एक करके डिस्कस किया। आशा करता हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।